नमस्कार। देश की सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राम की नगरी में राम का भव्य मंदिर बन रहा है। करोड़ों लोगों की आंखों में तैर रहे हैं राम मंदिर के सपने, मगर उन सपनों पर समय समय पर सियासत सेंधमारी करने में लगी रहती है। समय समय पर कोई ना कोई विवाद उछलता रहता है और अयोध्या के आकाश पर छा जाता है। इस बार भी एक विवाद गहराया है। इस बार आरोपों के तीर चले हैं उस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जो राम मंदिर का निर्माण करा रही है। आरोप है कि ट्रस्ट ने जमीन खरीद में करोड़ों की हेराफेरी की। चंद मिनटों में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। संदेह की ये रेखाएं सियासी बर्छी चला रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम नाम पर लूट है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। वो अयोध्या जहाँ काल का कृतांत कब कौन सी चाल चल दे कोई नहीं जानता। वो अयोध्या जिसके सामने राज तिलक होते होते राम को वनवास हो जाता है। वो अयोध्या जहाँ अपनी ही माँ अपने ही प्रिय पुत्र को वनवास भेज देती है। वो अयोध्या जहाँ अपना भाई अपने ही भाई की खड़ाहू अपने सिर पर रख कर आता है और अयोध्या की सत्ता खड़ाहू पर चलती है। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे। बरसों बरस से सरयू का नगर देख रहा है हिचकोले खाती सियासत को। एक बार फिर ठहरे 43, 44 और 46 की, जिसकी जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग, और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे। ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं। लखनऊ से लेकर यहाँ तक जानकारी हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोपी देख रहे हैं हम लोग। सवाल उठा कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ कैसे हो गई। सवाल उठा तो चंपत राय ने जवाब दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी जमीन खरीदी है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। इस जमीन को खरीदने के लिए बेचने वालों ने बरसों पहले जिस कीमत पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, उस जमीन को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया और फिर ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। चंपत राय की सफाई में सवालों की गुंजाइश है। मसलन बरसों पहले किस कीमत पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया गया था? क्या वो कीमत बाजार मूल्य से ज्यादा थी? क्या वो कीमत 18.5 करोड़ रुपए थी? चंपत राय फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने लिखा है पुराना अनुबंध। इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही तस्वीर साफ होगी, क्योंकि चंपत राय का दावा है कि ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी वो बाजार से कम कीमत पर खरीदी है। वहीं रजिस्ट्री के दस्तावेजों के मुताबिक इस जमीन की वास्तविक कीमत 5 करोड़ 79,84,000 रुपए है और ट्रस्ट ने इसके लिए 18.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इस लेन देन के गवाह के तौर पर संजय सिंह ने 2 लोगों के नाम लिए हैं, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिनके दस्तखत हर दस्तावेज पर है। ट्रस्ट ने आपको प्रेस रिलीज जारी किया है ना कि उसकी वर्षों पुरानी अनुबंध की जमीन थी। वर्षों मने हो सकता है 5 साल, 7 साल, 10 साल।
वो क्लियर होगा, पेपर मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अयोध्या के मेयर ने दावा किया कि बीते दिनों अयोध्या में जमीन के भाव उसकी असल कीमत से कई गुना बढ़ गए हैं। वहीं लेन देन में 17 करोड़ रुपए की पेमेंट ऑनलाइन की गई है, लिहाजा हेराफेरी की गुंजाइश नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से पवन पांडे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार न बने। समाजवादी पार्टी की ओर से हमला बोला गया तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, मगर सवाल अब भी बरकरार है कि मिनटों में जमीन के दाम कैसे बढ़ गए। बनवीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। अयोध्या बरसों बरस से भारतीय राजनीति की धुरी पर घूम रही है। विवादों की अध्यायों से भरी पड़ी है अयोध्या। रामचरितमानस में तुलसीदास ने तो सिर्फ 7 कांड लिखे हैं, मगर अयोध्या में विवादों के कितने कांड हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अयोध्या की सियासत सत्ता के सिंहासन को बचाने के लिए भी होती है और सत्ता को पाने के लिए भी होती है। इस बार भी वैसी ही सियासत हो रही है। जमीन खरीद का विवाद हुआ तो अयोध्या में है, मगर इसका असर प्रदेश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक दिखाई दे रहा है। बरसते हुए लखनऊ में गरज रही है कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश की पुलिस महिलाओं को रस्सी से रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन यूपी के सीएम आवास के बाहर कांग्रेस की महिला भी नारेबाजी कर रही है। ये नारेबाजी अयोध्या में हुए कथित जमीन घोटाले को लेकर है। इधर कांग्रेस की महिला विंग जमीन पर आंदोलन कर रही थी, उधर ट्विटर पर प्रियंका गांधी भी इसी आंदोलन को धार दे रही थी। उन्होंने ट्वीट किया, करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। अकेले कांग्रेस ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का योगदान करने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ताजा मामले में सवाल खड़े कर रही है। देश के लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके दिया है। देश के लोगों की आस्था का सवाल है, उनके भरोसे और यकीन का सवाल है। ये धोखा न सिर्फ देश के लोगों को दिया गया है, बल्कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने राम को भी धोखा दिया है। हमने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर एक पैसे का भी घोटाला न हो, सत्यवादी राम के नाम पर। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है, उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। बीजेपी लगातार आरोपों को खारिज कर रही है। इस बात पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। आरोप लगा ट्रस्ट पर, जवाब दे रही है बीजेपी। क्या प्रभु श्री राम के नाम पर हुए करोड़ों के जमीन घोटाले में बीजेपी भी शामिल है? तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन पूरी कहानी आपको बता दें। जमीन डील की इस पूरी कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। जमीन का मालिकाना हक कुसुम पाठक का था, जिन्होंने 2010-11 में ही जमीन का समझौता रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से कर लिया। अयोध्या की इस जमीन की खरीद बिक्री में कुल 3 किरदार अभी तक सामने आए हैं। पहला, जिसकी जमीन थी कुसुम पाठक। मूल रूप से ये पूरी जमीन जिस पर इस वक्त अमरूद की बगिया है, ये कुसुम पाठक की जमीन है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी इस जमीन का अग्रीमेंट 2 लोगों के नाम किया था।
रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी। वही समझौता कागजी तौर पर करीब 10 साल बाद यानी इस साल 18 मार्च को फाइनल हुआ। कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को इस जमीन बेच दी। 18 मार्च को ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ वाली वही जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी। कीमत ली गई 18.5 करोड़। इस डील को लेकर विवाद का अध्याय यहीं से शुरू हुआ था। प्रशासन और ट्रस्ट की माने तो इस जमीन को इसलिए खरीदा गया है ताकि अयोध्या के कई मंदिरों को यहां पर शिफ्ट किया जाना है, लेकिन ट्रस्ट ने ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी से खुद के नाम रजिस्टर कराया है और उसी दिन रजिस्टर कराया है जिस दिन इस जमीन की बिक्री, इस जमीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई है। ट्रस्ट ने इस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है और 17 करोड़ रुपए बकायदा अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए। जिस जमीन का विवाद है उसका एरिया है 12,080 वर्ग मीटर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पड़ने वाली इस जमीन पर मंदिर के कुछ हिस्से बनने की योजना है, लेकिन सियासी सवालों से उपजा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। लखनऊ में संतोष के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए, बहुत पुरानी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन इस कहावत के कुछ शब्द फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव के पहले टीएमसी के जो कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे, चुनाव के बाद वही कार्यकर्ता एक बार फिर जोर लगा रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़कर वापस टीएमसी में शामिल हो जाएं। और इतना ही नहीं, वापस टीएमसी में शामिल होने के लिए ये कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वैसे एक और कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आगे क्या होगा, टीएमसी क्या फैसला लेगी, ये बड़ा सवाल है। क्षमा करेছে আমরা তাদেরকে हाथों में तख्ती, तख्तियों पर माफीनामा और गुहार घर वापसी की। क्षमा करेছে আমরা তাদেরকে गुहार ममता दीदी से कि बीजेपी के साथ जाने की गलती को छोटी भूल मानकर अब माफ कर दिया जाए। क्षमा करेছে আমরা তাদেরকে और इन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ममता दिखाकर उन्हें टीएमसी में वापस लिया जाए। সাদরে গ্রহণ করবার জন্য একটি অনুষ্ঠান बीरभूम में धरने पर बैठे ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में बंगाल का सियासी चक्र बदलने की उम्मीद थी और इसी बयार में वो बीजेपी के साथ हो गए थे। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो ममता के सामने बदलाव की उम्मीदें धरी की धरी रह गई और फिर टीएमसी में वापसी के लिए मान मनौवल और माफी का दौर शुरू हो गया। बीरभूम में 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। पार्टी नेताओं ने धरने पर बैठे इन कार्यकर्ताओं की मांग मानकर उन्हें टीएमसी में वापस भी ले लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद लगातार कार्यकर्ताओं के टीएमसी में वापसी का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें बीते हफ्ते की हैं, जब बीरभूम में ही बीजेपी कार्यकर्ता लाउड स्पीकर के साथ सड़कों पर उतरे थे और गांव-गांव में घूमकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। बंगाल में कार्यकर्ताओं के इस तरह पार्टी छोड़ने से बीजेपी भी परेशान है। हालांकि वो इसकी वजह हिंसा का डर बता रही है। केवल कार्यकर्ता ही नहीं, बीजेपी में जाने वाले कई बड़े नेताओं के भी टीएमसी में वापसी की अटकलें हैं। मुकुल रॉय और उनके बेटे पहले ही घर वापसी कर चुके हैं। दावा है कि राजीव बनर्जी भी लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात कर टीएमसी में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। ममता बनर्जी पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी छोड़ने वाले कई नेता टीएमसी में लौटने को तैयार है। But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't
bitterness, who doesn't go for bitterness. ऐसी सूरत में ये साफ है कि बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी में मची भगदड़ की कई और तस्वीरें जल्द सामने आ सकती हैं। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। अब पश्चिम बंगाल से आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस का अंदरूनी रण खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ अभी पर्दे में ही नजर आ रहा है। अब तक सिर्फ इतना ही हुआ है कि गहलोत और पायलट में नाराजगी है, मगर पायलट की नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी, ये सवाल कायम है, क्योंकि पायलट कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, मगर कांग्रेस के नेताओं से फिलहाल उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। सवाल लाजमी है कि राजस्थान में कांग्रेस की कलह खत्म कैसे होगी। राजस्थान कांग्रेस में बगावत की आहट हुई तो फौरन आला कमान सक्रिय हो गया और सचिन पायलट से सुलह का फॉर्मूला तैयार किया जाने लगा। सचिन पायलट भी 3 दिनों से राजस्थान छोड़कर दिल्ली में डटे हुए हैं। चर्चा यही है कि पार्टी के फाइनल फॉर्मूले के बाद ही कोई फैसला लेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मौजूद सचिन पायलट की पार्टी के बड़े नेताओं से अब तक मुलाकात नहीं हो सकी है। बीते 3 दिनों से इस बात की चर्चा है कि पायलट प्रियंका गांधी से मुलाकात कर अपनी मांगों से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन प्रियंका फिलहाल दिल्ली की सियासी गर्मी से दूर हिमाचल की वादियों में है। उधर राजस्थान को लेकर जारी सियासी कवायद के बीच पायलट के समर्थक आला कमान पर दबाव बनाए हुए हैं। पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज्यादा समय हो गया, तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब ही है। और जहाँ तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि राजस्थान का विवाद खत्म करने के लिए खुद सोनिया गांधी एक्टिव है। प्रियंका गांधी भी लगातार पायलट के संपर्क में है। कमलनाथ को पार्टी ने गहलोत और सचिन पायलट के बीच मध्यस्थ बनाया है, जो सुलह के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं। खबर है कि सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति का ऑफर दिया गया और पार्टी महासचिव बनाने की बात कही गई, लेकिन पायलट ने इससे इनकार कर दिया। चर्चा ये भी है कि पायलट समर्थक 4 से 5 विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, लेकिन इस ऑफर पर भी सुलह होता नहीं दिखा और इसी वजह से राजस्थान की राजनीति में अनिश्चितताओं का दौर थम नहीं रहा है। हालांकि मंत्रिमंडल में विस्तार के जरिए कांग्रेस में सुलह की संभावनाएं कमी दिख रही हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के दफ्तर से एक वीडियो जारी कर कहा गया है कि कोरोना के बाद हो रही समस्याओं के चलते सीएम 1.5-2 महीने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बहाने कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह का खामियाजा राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। जब सरकार बनी थी तो अशोक गहलोत जी ने बीएसपी, निर्दलीय और अपनी पार्टी के ही बहुत सारे लोगों को लॉलीपॉप दिए, जो असंभव था। एक किस्म से कहा जा सकता है कि जुआ खेला उन्होंने। ये महत्वाकांक्षाओं का खेल है। कांग्रेस के आलाकमान को भी ये इल्म नहीं था, न उनके पास समाधान है। तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान पीसफुल स्टेट था। कांग्रेस की इस अंतर्कलह को, क्योंकि लगभग पिछले 17 सालों की राजनीति में इस तरीके का दृश्य राजस्थान में कभी नहीं दिखा। सीएम गहलोत से नाराजगी की खबरों के बीच सचिन पायलट ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो ये चुप्पी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अब आपको मध्य प्रदेश के कटनी का वायरल वीडियो दिखाते हैं। बीजेपी जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की बर्थडे पार्टी धूमधाम से हुई। वीडियो वायरल होने पर तहसीलदार ने नेता पर 10,000 का जुर्माना ठोक दिया। वाह क्या नजारा है। कौन कहता है कि देश में कोरोना चल रहा है। आतिशबाजी हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, मुंह मीठा किया जा रहा है, नेताजी की हैप्पी बर्थडे पार्टी चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मृदुल द्विवेदी हैं। 12 जून को इनका जन्मदिन था, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन को यादगार बना दिया। कटनी के बरगवां इलाके के मेन सड़क किनारे टेंट लगाकर मृदुल द्विवेदी की बर्थडे पार्टी धूमधाम से हुई।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। नेताजी का मुंह मीठा किया जा रहा है, उन्हें फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनको गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वो सब कुछ हो रहा है जो एक आम बर्थडे पार्टी में होता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा है जो कोरोना महामारी से जंग के लिए तय प्रोटोकॉल में होता है। जी हाँ, भीड़ में इन चेहरों को देख लीजिए। ज्यादातर चेहरों पर या तो मास्क नहीं है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए है। 2 गज की दूरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी पार्टी हो गई, लेकिन हैरानी की बात देखिए, कटनी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अभी ऐसा कोई वीडियो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि ऐसा कोई वीडियो संज्ञान में आता है तो उसका परीक्षण करवाया जाएगा और जांच उपरांत यदि सिद्ध होता है कि कहीं भी नियमों की अवहेलना की गई है तो जो वैधानिक कार्रवाई है वो कराई जाएगी। खैर, नेताजी की बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। सजा के रूप में तहसीलदार ने मृदुल द्विवेदी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तहसीलदार ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मृदुल द्विवेदी को तलब किया। बताया जाता है कि द्विवेदी ने अपनी गलती मान ली। इस मामले में द्विवेदी पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया, जिसे रेड क्रॉस में जमा कराया गया है। साथ ही वीडियो में मौजूद सभी लोगों को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है वो अपना बर्थडे समारोह मनाया जा रहा था। संबंधित को नोटिस काट करके जो है नोटिस बुलाया गया जो है, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और तो गलती स्वीकार करने के बाद फिर 10,000 रुपये का अर्थदंड उनके ऊपर आरोपित करके रेड क्रॉस में जमा करवाया गया। बेशक कोरोना केस गिरने के बाद शहर अनलॉक है, लेकिन देश के हर शहर में अब भी कोरोना अनुकूल व्यवहार की गाइडलाइंस लागू हैं। ऐसे में हर किसी का फर्ज है कि वो अपनी सुरक्षा तो करे ही, अपने व्यवहार से दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा न बने। अमर ताम्रकार, कटनी, आज तक। करीब 5 साल पहले यूपी की सियासत में चाचा भतीजा में जंग हो गई थी। तब भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को पार्टी से बाहर करके पार्टी हथिया ली थी। अब चाचा भतीजा की नई जंग बिहार में छिड़ी हुई है। एलजेपी को चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने हाईजैक कर लिया। पारस ने 6 में से 5 सांसदों को अपने पाले में करके चिराग को दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एलजेपी में ये जो फूट हुई है, इसका परिणाम आगे क्या होगा। हमारे भाई रामविलास पासवान जी गिन्नी बुक में नाम लिखाने वाले अद्भुत मौसम वैज्ञानिक, दिल्ली वाले नहीं इसरो वाले। राजनीति के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान का बेटा अपने घर का राजनीतिक तापमान नापने में नाकाम हो गया। चिराग तले अंधेरा हो गया। भतीजे को हवा तक नहीं लगी और चाचा ने भतीजे के कदमों के नीचे से जमीन खींच ली। पार्टी में कोई टूट नहीं हुआ, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। चिराग के खिलाफ क्यों? नहीं, चिराग के कोई खिलाफ नहीं है। पार्टी को के वजूद को बचाने की बात थी। पारस राव को सबो सांसदों ने अपना नेता चुना है। अब ये मान के चला जाए कि ये पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में नहीं चलेगी, चिराग पासवान भले ही पार्टी में रहे। अब तो दीवार पे लिखी हुई इबारत का इशारा समझिए। किसी ने कभी इस नजारे की कल्पना नहीं की होगी। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के घर के बाहर अपनी कार में बैठकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चाचा के दरवाजे भतीजे के लिए खुल नहीं रहे हैं। सुबह करीब 11:15 बजे चिराग अपने चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे थे। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए। चिराग पासवान कार का हॉर्न बजाते रहे। मीडिया के लोग चिराग से सवाल पूछते रहे, लेकिन चिराग खामोश रहे। आपको 20 मिनट वेट करना पड़े घर के अंदर आने के लिए। आप बात नहीं उठाएंगे। आपको लगता है कि ये इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे किसी की कोई साजिश? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश?
आखिरकार 25 मिनट बाद घर का गेट खुला। घर के भीतर चिराग करीब 45 मिनट रहे, लेकिन वहां उनके चाचा तो नहीं मिले। मुलाकात सिर्फ चाची से हुई। इस तरह पशुपति पारस के घर से खाली हाथ लौट गए चिराग पासवान। कोरोना का काल था, कोई स्टाफ नहीं थे और पारस बाबू और प्रिंस जी कहीं निकले हुए थे। बाद में स्टाफ लोग आया तो खोला गए, चाची से मिल के गए हैं। चाची से क्या बात हो गई? अब चाची से कुछ पारिवारिक बात हुई होगी, पॉलिटिकल बात तो नहीं होगी। उनको ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट गया, पार्टी टूट गई, वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन परिवार में ऐसा जो वो रामविलास पासवान जो अपने भाइयों का ध्यान रखते थे, चिराग पासवान के साथ ये सलूक होगा कि 25 मिनट तक वो दरवाजे पे नहीं खड़े? नहीं, चिराग पासवान जी इस परिवार के सदस्य, कोई सलूक नहीं हुआ। देखिए कई स्टाफ कोविड से संक्रमित है यहाँ। रविवार की सुबह तक जिस एलजेपी के सुप्रीमो थे चिराग पासवान, उस पार्टी को तो उनके चाचा पशुपति पारस ने हाईजैक कर लिया। रविवार को ही पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के खेमे में जा चुके हैं। अब जो है चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके की नाराजगी परिवार और पार्टी में है, उसी को ध्यान में रखते हुए सभी सांसदों ने ये फैसला लिया है कि अब संसदीय दल के जो नेता हैं वो जो है पशुपति पारस होंगे और बाकी सांसद उनके साथ रहेंगे। पासवान परिवार में यह हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामा रविवार को दिल्ली में शुरू हुआ, जब पार्टी के 6 में से 5 सांसद चिराग के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए। सभी पशुपति पारस के पक्ष में एकजुट हो गए। ये सांसद कौन हैं? जरा इन्हें पहचान भी लीजिए। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस, चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज, पार्टी सांसद महबूब अली कैसर, सांसद वीणा देवी और चंदन सिंह। ऐसा है, एलजेपी से हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। पार्टी हम लोग का एलजेपी ही है, अलग नहीं हो रहा है, पार्टी में ही है। आप लोग दिखा रहे हैं जो टूट हो गई, टूट नहीं हुआ। एलजेपी पार्टी है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो देश के नेता है, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। भी ऐसी चीज होती है तो राताराती एक बैग कुछ नहीं हो जाता। इसमें कहीं न कहीं से एक 3, 4, 5, 10 इश्यूज होंगे। सबके अलग अलग 5 सांसद हैं और ये एक कल्मिनेशन हुआ ऑफ मेनी इश्यूज के कल रात में जो हुआ। एलजेपी के इन सभी सांसदों ने रविवार की रात ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उसके बाद पशुपति ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि वो एलजेपी से अलग नहीं है। संदेश दिया कि अब उन्हीं के इर्द गिर्द ही असली एलजेपी है। चिराग पासवान जो पार्टी अध्यक्ष थे, उनके लिए संदेश दिया कि उन्हें क्या करना है अब वो खुद तय करें। और ये हमारे परिवार के हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। जिस रामविलास पासवान ने सियासत की रेवड़ी अपने परिवार में बांटी, जिस तरह उन्होंने अपने भाइयों और भतीजों को आगे बढ़ाया, उन्हें संसद तक पहुंचाया, उन लोगों ने बदले में क्या दिया? रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी विरासत उनके बेटे चिराग ने संभाली, लेकिन चिराग के चाचा ने रामविलास पासवान के निधन के 9 महीने के भीतर ही पार्टी में तख्ता पलट कर दिया। आलम यह है कि अब रामविलास के बेटे चिराग पार्टी में अपना ही वजूद तलाशने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजनीति में कब अपने खिलाफ हो जाएं ये कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में दुश्मनों से ज्यादा अपनों पर नजर रखनी चाहिए। इसका ताजा उदाहरण है चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरीके से उनके भाई और चाचा ने बागी स्वर दिखाए हैं। शायद रामविलास पासवान ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी पार्टी और परिवार को ये दिन देखना पड़ेगा। अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। वैसे चाचा भतीजा जंग की स्क्रिप्ट तो उसी समय लिखनी शुरू हो गई थी जब रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग को पार्टी की कमान सौंप दी थी। आग में घी तब पड़ा जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। पशुपति पारस इस फैसले में घायल थे तो वहीं जेडीयू घात में थी। मौका मिला तो चाचा ने पार्टी में तख्ता पलट कर दिया।
चाहे पारस जी हो, नीतीश जी हो, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं हुआ, उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है ना, वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे होगी। हमको लगता है कि जिस तरह की नकारात्मक राजनीति चिराग जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया है, उससे उनके पार्टी के लोग और जो पार्टी की रैंक एंड फाइल थी वो नाखुश रही होगी, तभी इतना बड़ा निर्णय पार्टी के नेताओं ने लिया है और पारस जी के नेतृत्व में एक नया संसदीय दल का गठन किया है। बात 2020 के विधानसभा चुनाव की है। चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने फैसला लिया कि वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश के खिलाफ चिराग ने आरोपों की झड़ी लगा दी। चिराग तो नीतीश को जेल भिजवाने की धमकी भी देने लगे थे। मुख्यमंत्री से कि भैया तस्करी का जो पैसा आता है, जो नए तस्कर आपने बनाए हैं, वो शराब का पैसा, जो शराब को ये लोग ब्लैक में बेचते हैं, तस्करी का पैसा कहाँ जाता है भैया? हमारे मुख्यमंत्री की जेब में, नीतीश कुमार की जेब में अगर ये पैसा जाता है तो याद रखें नीतीश कुमार जी कि अगली हमारी सरकार जो बनेगी लोजपा की, इसकी समीक्षा करवाकर इसमें भी आपको जेल भिजवाने का काम करेंगे। एक सीट हासिल हुई थी। उसके बाद से ही पार्टी में असंतोष फैलना शुरू हो गया था और जेडीयू की नजरें एलजेपी के हलचलों पर थी। लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है, आपकी अपनी विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करेंगे। एलजेपी अपने आंतरिक अंतर्विरोधों की वजह से, श्री चिराग पासवान के अकुशल नेतृत्व की वजह से, बिहार एलजेपी का एनडीए से बाहर आने की वजह से जो उसका आभा मंडल कम हुआ, टूट के मुख्य कारण यही है। सूत्रों की माने तो चाचा भतीजा की जंग में जेडीयू ने अहम भूमिका निभाई। जेडीयू नेता ललन सिंह की सक्रियता भी चर्चा में रही। चर्चा तो ये भी हुई कि चिराग से अलग हुए सभी 5 सांसद जेडीयू में शामिल होंगे। हालांकि पशुपति पारस ने इस संभावना से खुद ही इनकार कर दिया। मैं पार्टी को बचाया हूं और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा मैं तैयार हूं। मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। अब यही हकीकत है। पटना में पशुपति पारस के बंगले के बाहर बोर्ड पर अब अध्यक्ष के पद का ऐलान चस्पा हो चुका है। बिहार की सियासत में खेल हो चुका है। कप्तान आउट हो चुका है। चाचा कमान संभाल चुका है। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार तो मजबूत हो गए, लेकिन चिराग लगातार कमजोर होते चले गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि उनके परिवार के यानी कि चाचा और चचेरे भाई ने भी उनका साथ छोड़ दिया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि चिराग तले अंधेरा। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। अब सवाल यह है कि एलजेपी में इस टूट में आखिर किसका फायदा होने वाला है। चर्चा तो पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने तक की है। सवाल अब चिराग के सियासी भविष्य का है। रामविलास पासवान ने पूरी जिंदगी पार्टी और परिवार दोनों को संभाले रखा, लेकिन उनके निधन के 9 महीने के भीतर पार्टी दो फाड़ हो गई। उनका अपना बेटा ही पार्टी के हाशिए पर चला गया। 5 MP एक साथ हैं। हम लोग चाहेंगे कि चिराग जी भी हम लोग के साथ आ जाएं। एक चेंज ऑफ लीडरशिप, महज एक चेंज ऑफ लीडरशिप हो जिसको चिराग जी भी एक्सेप्ट करें। हम लोग सब एकजुट होकर के एलजेपी में रहें। मतलब चिराग के अंदर काम नहीं करना है।
उनको और एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आगे जाकर के फ्यूचर उनका है। पशुपति कुमार पारस पिछले कुछ दिनों से लगातार जेडीयू सांसद ललन सिंह के संपर्क में थे। हाल ही में पटना में दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी। दिल्ली में भी इनके बीच लगातार बातचीत होती रही। पर नई वाली एलजेपी है वो नई बनी एलजेपी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहां पर और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एनडीए में रह के कार्यरत होना। उधर तेल की लगातार बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है, लेकिन सियासत इस बात को लेकर ज्यादा हो रही है कि सरकार क्यों इस पर लगाम नहीं लगा पा रही और विपक्षी राज्य क्यों नहीं अपने हिस्से का टैक्स कम कर रहे हैं। अब तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। इधर कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ती जा रही है तो उधर पेट्रोल डीजल की कीमत की रफ्तार और तेज होती जा रही है। अब तक आपने पेट्रोल को शतक ठोकते देखा था, लेकिन अब डीजल ने भी सैकड़ा जमा दिया है। राजस्थान के शहर श्री गंगानगर में डीजल ने 100 का आंकड़ा छू लिया और कीमत दर्ज हुई 100 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर। तेल के दाम में ऐसी आग लगी है कि देश का आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। जी हाँ, और हिंदुस्तान में हमेशा ऐसा होता है कि जब जनता परेशान होती है तो विपक्ष अचानक सक्रिय हो उठता है। राहुल गांधी ने जब सरकार पर ताबड़तोड़ ट्वीट से हमला बोला तो जवाब देने के लिए खुद पेट्रोलियम मंत्री ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी से इतना नाराज क्यों हैं। जवाब राहुल के ट्वीट में छिपा है। पहला ट्वीट है, गिरती जीडीपी, बढ़ती बेरोजगारी, आसमान छूते तेल के दाम और कितने तरीकों से बीजेपी भारत को लूटेगी। दूसरा ट्वीट देखिए, महामारी, महंगाई, बेरोजगारी, जो सब देखकर भी बैठा है मौन, जन जन देश का जानता है। हालांकि राहुल पर पलटवार के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने तेल की कीमतों में लगी आग की वजह भी समझाने की कोशिश की। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। दरअसल तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार इसलिए भी विपक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रही है क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में दाम तुलनात्मक रूप से थोड़े ज्यादा हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 107 रुपए 23 पैसे है। महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 104 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। पंजाब के मोहाली में पेट्रोल 98 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 1 लीटर पेट्रोल 99 रुपए 15 पैसे के दर पर बिक रहा है। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल पर धावा बोल दिया। हालांकि सवाल बीजेपी शासित राज्यों पर भी है और वो अपने हिस्से का वैट कम करके कीमत कम क्यों नहीं करते। मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में डीजल पेट्रोल के नाम पे लोगों को लूटा है और लूट कोविड के नाम पे कि हमने कोविड पे खर्च कर दिया, हमें लगता है ये ठीक नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी अगर ये कहते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाइट पेपर लाएं। 7 साल में डीजल, पेट्रोल और ईंधन में कितना उन्होंने टैक्स जमा किया और कितना कोविड में खर्च किया। अगर पूरा पैसा कोविड में खर्च किया है तो उसका एक व्हाइट पेपर लाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो कोरोना के नाम पर आप पेट्रोल और डीजल के दाम को 100, सरसों तेल के दाम को 200 पार कर देंगे और ये दलील देंगे ये किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और सरकार की कोई न प्लानिंग है। सरकार का ठोस अगर प्लानिंग होता तो ये हालत नहीं होती। तेल की आसमान छूती कीमतों पर भले ही सियासत हावी हो गई है, लेकिन जनता को इससे भला क्या मतलब। सरकार भी ये कहकर नहीं किनारा कर सकती कि विपक्षी राज्य क्यों नहीं वैट कम कर रहे हैं। आखिर आम आदमी के प्रति जवाबदेही तो उनकी ज्यादा बनती है। आज तक ब्यूरो।
दिल्ली में अनलॉक 3 लागू होने के चंद घंटों के भीतर ही लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी। सड़कों से लेकर बाजारों तक भारी भीड़ दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क के नियम टूटते हुए दिखाई दिए। मेट्रो स्टेशनों पर भी लोग सारे नियम कायदे भूल गए। अनलॉक की छूट मिली तो टूटे नियम। ज्यादा रियायत तो ज्यादा लापरवाही। कोरोना की अनदेखी भारी न पड़ जाए। ये भीड़ और ये बेफिक्री दिल्ली की सड़कों, बाजारों से लेकर मेट्रो स्टेशनों पर सोमवार को 10 बजते ही दिखने लगी। सरकार ने अनलॉक 3 में ज्यादा छूट क्या दी? लगता है दिल्ली सड़कों पर निकल आई। शॉपिंग का हसरत हिलोरे मारने लगी। मेट्रो में सफर की जल्दी मच गई। दिल्ली की ये लापरवाही की तस्वीरें डरा गई। ये निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों ने कोरोना के कहर से कोई सीख ली है? मेट्रो के बंद गेट पर भीड़ जमा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह भूल गए हैं। उनको मंजिल पर जाने की जल्दी है, लेकिन कोरोना का डर लगता है मन से निकल गया है। मेट्रो स्टेशन का गेट खुलता है और भीड़ बेतहाशा मेट्रो स्टेशन की तरफ भागती है। रही सही सोशल डिस्टेंसिंग भी जाती रही। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर लोगों का सैलाब दिखता है। दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट बाजार गांधीनगर में आप ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान देख रहे हैं तो इसकी खास वजह है। लगता है कि सरकार को पहले से अंदेशा था कि अनलॉक के साथ ही दिल्ली वाले लापरवाह हो जाएंगे, तभी तो हालात संभालने के लिए गांधीनगर में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करनी पड़ी। गांधीनगर के बाजार में ये भीड़ देखकर साफ समझा जा सकता है कि सरकार का अंदेशा बिल्कुल सही था। अनलॉक 3 में बाजार पूरी तरह खोलने का फैसला 10 बजे लागू हुआ और ठीक इसी वक्त बाजार में भारी भीड़ दिखने लगी। और ये दिल्ली के एक व्यस्त चौराहे ITO की तस्वीरें हैं। अभी दफ्तरों को आधी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, लिहाजा कायदे से दिल्ली की सड़कों पर इतनी भीड़ नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन लगता है पूरी दिल्ली एक बार फिर सड़कों पर निकल आई है। गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जाम लग गया है। लगता ही नहीं कि दिल्ली ने अभी अभी कोरोना का तूफान झेला है, जिसके वापस लौटने का अंदेशा भी खत्म नहीं हुआ है।